नमस्कार साथियों। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 और भारत का भूगोल से संबंधित। आज हम 15 से जो आगे भी क्वेश्चन हैं वो लेकर आए हैं। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी 10 साथियों करते जाए, और एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का रूर प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है? पहला है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, या जो कहा जाता है रोहिलखंड का मैदान को। तो आपका दोस्तों आंसर जल्दी से दे दीजिए। रूर का प्रदेश जो हमारा बी आंसर रहने वाला है, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। इसकी व्याख्या दोस्तों, व्याख्या पढ़ते हैं हम। व्याख्या है, जो खनिज संसाधनों विशेषकर कोयला और लोहा की प्रचुरता के कारण छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश या भारत का रूर कहा जाता है। यह जर्मनी की रूर घाटी से प्रेरित उपमा है। साथियों, दूसरा हमारा है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, विशेष पूर्वी जो सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश, या भारत और म्यांमार, भारत या अफगानिस्तान। तो साथियों, यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा है वो भारत और कहाँ का है दोस्तों? भारत और मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या दोस्तों, खास बात यह है कि व्याख्या में बड़ा मजा आएगा। हम व्याख्या पढ़ेंगे तो विस्तार रूप से हम पूरा ही पढ़ लेंगे। काफ़ी सटीक जो भी क्वेश्चन है उसको व्याख्या सहित हम साथ में लेकर चलेंगे। व्याख्या है साथियों, मैकमोहन रेखा जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की सीमा रेखा है, जिसका जो निर्धारण 1914 में शिमला समझौते के दौरान हुआ था। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति है वो ज्वालामुखी उद्वार से हुई है, प्रवाल भित्ति से हुई है, नदियों के निक्षेप से हुई है, या विवर्तनिक हलचलों से हुई है। साथियों, अपने हिसाब से जल्दी से आंसर देने की जो कोशिश करें। तो दोस्तों, प्रवाल भित्ति जो से हुई है, हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या दोस्तों, व्याख्या बात करें तो लक्षद्वीप एक प्रवाल भित्ति द्वीप समूह है, प्रवाल द्वीप समूह है, जिसका जो निर्माण मूंगों के कंकाल और उनके अवशेषों के जमाव से हुआ है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है साथियों, जो लक्षद्वीप है वो केंद्र शासित प्रदेश है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा यानी कि महावट मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, फिर बोलते हैं चक्रवातीय तूफान, या फिर लौटता हुआ मानसून। तो उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ है, चक्रवाती तूफान, या लौटता हुआ मानसून। तो दोस्तों, जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ से होता है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और इसकी व्याख्या की बात करें, भूमध्य सागर से उठने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में, जैसे कि उत्तर पश्चिम में आ गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान में जो सर्दियों में वर्षा होती हैं, जो रबी की फसलें विशेषकर गेहूं के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, या सोन नदी घाटी। भारत में जो सर्वाधिक कोयला भंडार है वो किस नदी घाटी में पाए जाते हैं साथियों? आपका आंसर जल्दी से कमेंट करें। तो दोस्तों, हमारा है वो दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। भारत का अधिकांश गोंडवाना युगीन कोयला भंडार दामोदर नदी घाटी जैसे झारखंड, झरिया, रानीगंज आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट बात, सिंह वाले गेंडे के लिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, उत्तराखंड। साथियों, हमारा आंसर रहने वाला है वह असम में रहने वाला है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है, जो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाले गेंडे के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, या कोयम्बटूर। तो भारत का मैनचेस्टर साथियों किसे कहा जाता है?
भारत का मैनचेस्टर है वो हमारा बी आंसर राइट है, अहमदाबाद को कहा जाता है। उसकी व्याख्या की बात करें साथियों, गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़े पैमाने पर विकसित होते हैं। नोट बात यही है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं साथियों, तो कानपुर को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। नेक्स्ट है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर। तो गारो खासी जयंतिया मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है बोला है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा सी होगा, जो मेघालय में स्थित है। इसकी व्याख्या की बात करें साथियों, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय के पठार का हिस्सा है। खासी पहाड़ियों में ही विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माशिनराम स्थित है। क्या है साथियों, माशिनराम स्थित है। नेक्स्ट बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल के सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल के जो सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। इसकी व्याख्या करते हैं हम, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह उत्तर के विशाल मैदानों और प्रमुख नदी घाटियों में पाई जाने वाली सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है साथियों, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या फिलास्ट है धूपगढ़। तो साथियों प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो साथियों अनाईमुड़ी है। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें साथियों, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी जो ऊंचाई लगभग 2655 मीटर है और यह केरल के इडुक्की जिले अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट हैरियट, सैंडल पीक, माउंट थुलियर या माउंट पोयोबो। तो हमारा बी आंसर राइट होगा, सैंडल पीक। इसकी व्याख्या की बात करें तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है और यह लगभग 732 मीटर की ऊंचाई के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान की जो बीच की सीमा है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिक रेखा कहा जाता है। भारत और चीन सीमा को मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिक रेखा, ड्रोन रेखा म्यांमार से गुजरती है ना। इसके बाद व्याख्या है, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा को रेड क्लिक रेखा कहा जाता है जिसका निर्धारण 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय सर सीरियल रेड क्लिक द्वारा किया गया था। कब गया था, 1947 में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या मन्नार की खाड़ी। साथियों जल्दी से आपका आंसर दे दीजिए। तो हमारा होने वाला है साथियों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी व्याख्या की बात करें, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में जो मिलन स्थल पश्चिम घाट पर फैला हुआ है। ठीक है साथियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, मज़ा आ रहा हो तो, और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। केरल के समुद्री तटों की मोन्जाइट रेत में मुख्य रूप से कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है, यूरेनियम, थोरियम, जर्मेनियम या लिथियम। केरल के समुद्री तटों के जी मोन्जाइट रेत में मुख्य रूप से कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, यूरेनियम, थोरियम, जर्मेनियम, लिथियम। तो आपका आंसर होगा थोरियम होगा। इसकी व्याख्या, केरल के तटीय क्षेत्रों में मिलने वाली जो मोन्जाइट रेत थोरियम एक प्रमुख स्रोत है जो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या महानदी की। तो सोन नदी है वो किसकी प्रमुख सहायक नदी साथियों, यह है गंगा नदी की सहायक नदी है। इसकी व्याख्या बात करें तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए बिहार में पटना के पास मन्नेर की खाड़ी दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं।
नेक्स्ट है भारत की कौन सी ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती, गोदावरी या कृष्णा, फिर महानदी या ब्रह्मणी? कौन सी नदी अरब सागर में आकर गिरती हैं? तो साथियों यह नदी है नर्मदा और ताप्ती। हमारा बी आंसर राइट होगा, बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच ब्रह्मपुत्र घाटी से गुजरते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं। ये डेल्टा के बजाय ज्वार नदबुक का निर्माण करती हैं। इसके बाद में जवाहर सुरंग किस दर्रे के अंतर्गत आता है? आपके सामने ऑप्शन है जोजिला, बनिहाल दर्रा, चिपकला दर्रा या नाथुला दर्रा। जवाहर सुरंग किस दर्रे के अंतर्गत आता है? साथियों जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर्स जरूर दें। तो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे के अंतर्गत आता है, बी आंसर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल जो श्रेणी में स्थित है। इसी दर्रे से होकर जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली सड़क गुजरती है, जिसमें से साथियों एक प्रसिद्ध जवाहर सुरंग स्थित है। इसके बाद में नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों कृष्णा नदी पर स्थित है, ये हमारा ऑप्शन राइट होगा। इसकी व्याख्या की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी पर स्थित है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है साथियों, कहाँ है नागार्जुन सागर बांध? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, उर्वरक उत्पादन या तिलहन उत्पादन। यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपके सामने और जल्दी से इसका सबका आंसर राइट आना चाहिए। और वीडियो को लाइक और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों नीली क्रांति का संबंध वह हमारा राइट होगा मत्स्य पालन से है। इसका व्याख्या है भारत में मत्स्य पालन और जलीय जीवों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई है। दुग्ध उत्पादन से सफ़ेद क्रांति और तिलहन से पीली क्रांति संबंधित है। यह दोस्तों आपके सामने जो साथ साथ में दुग्ध उत्पादन संबंधित श्वेत क्रांति है, तिलहन से संबंधित पीली क्रांति, दो क्रांतियाँ और याद हो गई। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बोरेन द्वीप कहाँ स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी का जो बोरेन द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर बात करते हैं हम निकोबार द्वीप समूह या पंबन द्वीप समूह। बोरेन द्वीप कहाँ स्थित है? बोरेन द्वीप है वो कहाँ से साथियों? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी व्याख्या की बात करें तो बोरेन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से उत्तर पूर्वी लगभग 135 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है साथियों, इसके बाद में भारत के किस राज्य में लौटता हुआ मानसून के कारण सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में लौटते हुए मानसून के कारण सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक वर्षा सर्दियों में लौटते हुए मानसून से होती है, हमारा बी आंसर राइट होगा, तमिलनाडु। इसकी व्याख्या की बात करें साथियों, उत्तर पूर्वी मानसून लौटता हुआ मानसून है जब बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करता है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। तो सर्दियों के महीनों में अक्टूबर और दिसंबर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा करता है। इसके बाद है लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या है? ए हमारा है ह्यूमस की अधिकता, आयरन ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति या कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास की अधिकता। साथियों ये हमारा है लेटराइट की मिट्टी का रंग जो मुख्य रूप से लाल होने का क्या कारण है? तो इसमें हमारा बी आंसर राइट होगा, आयरन ऑक्साइड, लोहे ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल होता है। इसकी व्याख्या की बात करें साथियों, व्याख्या है लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें सिलिका का निक्षालन हो जाता है और लोहे के ऑक्साइड की प्रस्तुतता के कारण इसका रंग लाल होता है। यह ईंट बनाने में काम आती हैं। इसके बाद में साथियों एशियाई शेरों का जो एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एशियाई शेरों का जो एकमात्र प्राकृतिक आवास है और यह गिर राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित है। इसकी व्याख्या की बात करें साथियों, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान है दुनिया भर में एशियाई शेरों के एकमात्र निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में प्रसिद्ध कोलार स्वर्ण खान किस राज्य में स्थित है? यानी कि कोलार जो स्वर्ण खान है वो किस राज्य में स्थित? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। साथियों जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए फास्ट।
और साथियों एक थम्स अप कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए और फॉलो ज़रूर कर दीजिए फटाफट। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो कर्नाटक में जो कोलार स्वर्ण खान स्थित हैं। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। कोलार स्वर्ण क्षेत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से भारत की सबसे बड़ी सोने की खानों में से एक कौन सी खान है? कोलार स्वर्ण खान। हालांकि यह खनन अभी लगभग बंद हो चुका है। ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, महानदी या चंबल नदी? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली नदी कौन सी साथियों? तो यह है नर्मदा नदी। बी आंसर हमारा राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच में एक ब्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? साथियों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश? साथियों इससे सरल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। तो भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो हमारा आंसर होगा सी होने वाला है गुजरात। भारत की कुल जो मुख्य भूमि की तटरेखा लगभग 6000 किलोमीटर है। द्वीप समूह सहित उसकी जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। इसमें गुजरात राज्य की तटरेखा जो सबसे लंबी है और 1214 किलोमीटर है। तो साथियों ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें साथियों वीडियो कैसा रहा। अच्छा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।